डॉक्टर हिताश्व कुमार, सहायक आचार्य श्री राधे श्याम आर मुरारका, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वस्तु एवं सेवा कर ABST का जो विषय द्वितीय प्रश्न पत्र है बीकॉम पार्ट 3, उसमें अब तक हमने जीएसटी का ढांचा किस तरह का है, उसके अलावा उसकी प्रक्रिया, जीएसटी पंजीयन की प्रक्रिया क्या थी, विस्तार से वीडियो में अध्ययन किया। और आज हम कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। और इसमें सबसे पहले पंजीकरण पश्चात जब जीएसटी का हम पंजीकरण कर लेते हैं, उसके बाद कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, कर के उद्ग्रहण और संग्रहण को जीएसटी अधिनियम के अध्याय 3 की धारा 7 से 11 तक समझाया गया है। उद्ग्रहण के प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन प्रावधानों में धारा 9 एक करारोपण की धारा, चार्जिंग सेक्शन है, जो बताती है कि माल अथवा सेवा या दोनों की पूर्ति ही कर योग्य घटना है। हम ये कहें कि जीएसटी के अंतर्गत माल अथवा सेवा दोनों सम्मिलित हैं, या माल पे जीएसटी है तो माल के लिए जीएसटी कर टैक्स लगेगा, सेवा से संबंधित जो व्यवसाय या संस्था हैं जो सेवा देती हैं तो उससे जो आय है उस पर, सेवा की जो इनकम होगी उस पर जीएसटी लगेगा, अथवा दोनों की जो पूर्ति करता हो उसको पूर्ति कर योग्य घटना है उस पर हम टैक्स लगाएंगे। उद्ग्रहण एवं संग्रहण के प्रावधान निम्नानुसार हैं। पहला है पूर्ति की विषय वस्तु, कंटेंट ऑफ सप्लाई, पूर्ति की विषय वस्तु, ये धारा 7 के अंतर्गत है। दूसरा है प्रावधान संयुक्त और मिश्रित पूर्ति पर कर का दायित्व, ये धारा 8 के अंतर्गत है। उद्ग्रहण व संग्रहण, चार्जिंग सेक्शन, धारा 9 के अंतर्गत है। और कंपोजिशन लेवी, सम्मिश्रण योजना, धारा 10 के अंतर्गत है। कर से छूट देने की जो शक्ति है वो धारा 11 के अंतर्गत है। इस प्रकार से कर के उद्ग्रहण व संग्रहण का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। व्यापक रूप से देखें तो CGST अधिनियम के अध्याय 3 में वर्णित उपरोक्त जो धारा 7 से 11 तक के सभी प्रावधान उद्ग्रहण व संग्रहण में आते हैं, परंतु यदि संकीर्ण अर्थ में देखें तो उद्ग्रहण व संग्रहण केवल धारा 9 के प्रावधान आते हैं। विस्तार रूप से हम उद्ग्रहण व संग्रहण संबंधी प्रावधान हैं उनका अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले है पूर्ति की विषय वस्तु, जो धारा 7 के अंतर्गत है। पूर्ति में सम्मिलित लेन देन, पूर्ति में कौन कौन से लेन देन सम्मिलित होते हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धारा 7 में पूर्ति पद में निम्नलिखित चीजें हैं वो सम्मिलित होंगी। उसमें पहला है किसी व्यक्ति द्वारा कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या फिर किए जाने के लिए अनुबंध के अनुसार विक्रय हस्तांतरण, वस्तु विनिमय या विनिमय लाइसेंस, किराया, पट्टा या निष्पादन जैसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सभी प्रारूप। दूसरा, इसमें किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वह कारोबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं। और तीसरा है
किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए हैं वो अनुसूचित 1 में निर्दिष्ट क्रियाकलाप हैं जो धारा 7 की उपधारा 1 के अंतर्गत है। 7 की उपधारा 1 के अंतर्गत निहित हैं। तत्पश्चात हम धारा 7(1) की ए, जो 7 की उपधारा A1 है, 1A की बात करें तो यदि कोई क्रिया अथवा लेन देन धारा 7(1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पूर्ति मानी जाती है तो केवल उसे ही अनुसूची 2 के अनुसार माल की पूर्ति अथवा सेवा की पूर्ति मानेंगे, और ये धारा 7 की धारा उपधारा जो 1A के अंतर्गत है। इसके बाद संशोधन की विवेचना, यदि इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन है तो उसके बारे में भी चर्चा करें। और उसमें इसमें कुछ लेन देन इस प्रकार के होते हैं कि वे अनुसूची 2 के अनुसार माल अथवा सेवा की पूर्ति माने जाते हैं, परंतु धारा 7A, B अथवा C की जो हमने ऊपर पढ़ा था उसके अनुसार पूर्ति नहीं माने जाते। जो धारा 7 की पूर्ति में सम्मिलित लेन देन की बात थी A, B और C, उसके अनुसार पूर्ति नहीं माने जाते हैं। अतः उपरोक्त संशोधन का यह प्रभाव होगा कि कुछ कार्यकलापों जो एक्टिविटीज़ हैं को केवल अनुसूची 2 में पूर्ति मानने से कोई लेन देन पूर्ति नहीं माना जाएगा, उसे पूर्ति तभी मानेंगे जब वह धारा 7 के अनुसार भी पूर्ति माना जाए। अर्थात हम ये कहें कि धारा 7 के अंतर्गत ही यदि वो पूर्ति योग्य है तो जो लेन देन है तो ही उसको पूर्ति माना जाएगा। इसके बाद पूर्ति की विषय वस्तु में दूसरा बिंदु है लेन देन जिन्हें माल और सेवा की पूर्ति न माना जाए। इसको नहीं माना जाए उसका इसमें विवरण है। उपधारा 1 में अंतर्विष्ट है किसी बात के होते हुए भी। नंबर 1 अनुसूची 3 में निर्दिष्ट क्रियाकलापों या व्यवहारों को उसको सम्मिलित नहीं करते। दूसरा है केंद्र सरकार, जो केंद्रीय सरकार है उसकी बात है किसी राज्य या किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा किए गए ऐसे क्रियाकलापों या व्यवहारों को जिनमें वे ऐसे लोक प्राधिकारियों जिन्हें सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए के रूप में लगे हुए हैं, न तो माल की पूर्ति के रूप में और न ही सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाएगा। ये धारा 7 की उपधारा 2 के अंतर्गत। अब हम तीसरा बिंदु इसमें है माल को सेवा को माल की पूर्ति मानना। माल को सेवा की, जो माल है हमारा उसको सेवा की तथा सेवा को माल की पूर्ति मानना। ये धारा 7(1), धारा 7(1) की उपधारा 1A और 7 की उपधारा 2 के अधीन रखते हुए सरकार या परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यवहारों को निर्दिष्ट कर ले सकेगी जिन्हें नंबर 1 माल की पूर्ति के रूप में न कि सेवाओं की पूर्ति के रूप में, उसकी माल की पूर्ति के रूप में मानेंगे, सेवा की पूर्ति के रूप में नहीं। या दूसरा सेवाओं की पूर्ति के रूप में न कि माल की पूर्ति के रूप में माना जाएगा। यह धारा 7 की उपधारा 3 के अंतर्गत है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो विस्तार से अध्ययन है इन बिंदुओं का वो आगे के अध्याय में करेंगे। अब दूसरा इसका जो बिंदु था मैं संयुक्त व मिश्रित पूर्ति। संयुक्त एवं मिश्रित पूर्ति कर निर्धारण में इनका विशेष महत्व है। इनमें संबंधित प्रावधान धारा 8 में दिए गए हैं जो निम्नानुसार हैं। संयुक्त और मिश्रित पूर्ति पर कर का दायित्व है। अब हम संयुक्त और मिश्रित पूर्ति पर कर का दायित्व कैसे निर्धारण करेंगे, इसके लिए
किसी संयुक्त या मिश्रित पूर्ति कर के दायित्व का निर्धारण निम्न रीति से किया जाएगा। पहला है संयुक्त पूर्ति और दूसरा होगा मिश्रित पूर्ति। तो संयुक्त पूर्ति दो या अधिक पूर्तियों को समाविष्ट करके की गई किसी संयुक्त पूर्ति को जिसमें से एक मुख्य पूर्ति है, तो ऐसी संयुक्त पूर्ति को मुख्य पूर्ति के रूप में माना जाएगा। ये धारा 8(1) के अंतर्गत। कर की दर है वो संयुक्त पूर्ति के कुल मूल्य पर उसी दर से कर लगेगा जो मुख्य पूर्ति पर लागू होती है। दूसरा था मिश्रित पूर्ति। दो या अधिक पूर्तियों को समाविष्ट करके की गई मिश्रित पूर्ति को उस विशिष्ट मद की पूर्ति के रूप में माना जाएगा जिसकी कर की दर उच्चतम है। ये धारा 8(b) के अंतर्गत है। कर की दर कैसे? कर की दर मिश्रित पूर्ति की विभिन्न वस्तुओं में से जिस वस्तु पर कर की दर सबसे अधिक होगी उसी दर से पूरी मिश्रित पूर्ति के मूल्य पर कर लगेगा। अर्थात संयुक्त और मिश्रित पूर्ति के प्रावधानों का विस्तृत जो विवरण है वो हम अध्याय आगे 7 है उसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें तीसरा जो बिंदु था इसमें कर का उद्गण व संघन है, उसमें महत्वपूर्ण इसे जो टॉपिक है कर का उद्ग्रहण एवं संघन इसका ही है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, उद्गण और संघन। इसमें सबसे पहले का है करारोपण की धारा, चार्जिंग सेक्शन, और इसमें उपधारा 2 के अधीन रहते हुए मानवीय उपभोग के लिए मदपान की पूर्ति को छोड़कर माल या सेवा या दोनों के सभी अंतर्राज्यीय पूर्ति पर धारा 15 के अधीन निर्धारित मूल्य ऐसी दरों पर जो 20% से अधिक न हो, जो सरकार द्वारा परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित की जाए, केंद्रीय माल और सेवा कर नामक कर का ऐसी रीति से जो विहित की जाए, उद्गण और संघन किया जाएगा और जो कर योग्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाएगा। ये धारा 9 की उपधारा 1 के अंतर्गत है। अर्थात हम ये कहें कि अधिनियम के अधिकतम 20% की दर का उल्लेख है, परंतु सरकार ने परिषद की सिफारिश पर अधिकतम 28% की दर भी तय की है। दूसरा उद्गण और संघन में जो बिंदु है वह कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस पर अभी तक कर नहीं है। जीएसटी के दायरे से इसको बाहर रखा गया है, चाहे वो कच्चा तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो। इसको स्टिल नो टैक्स ऑन पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, इनको कर के दायरे जीएसटी से बाहर रखा गया है। और ये धारा 9 की उपधारा 2 के अंतर्गत परिभाषित है। अर्थात ये कहें कि अपरिष्कृत पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसे आमतौर पर पेट्रोल कहा जाता है, प्राकृतिक गैस और विमान टरबाइन इंजन की पूर्ति पर केंद्रीय कर का उद्ग्रहण उस तारीख से किया जाएगा जो सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए। तीसरा इसका उद्ग्रहण और संघन का मुख्य बिंदु घोषित पूर्ति पर विपरीत कर। घोषित पूर्ति पर विपरीत कर सरकार परिषद की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा माल या सेवा या दोनों की पूर्ति के ऐसे वर्ग तय कर सकेगी जिस पर कर का भुगतान ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर किया जाएगा। और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवा या दोनों पूर्तियों के संबंध में कर का भुगतान का दायी है।
ये धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत है। हम धारा 9 की उपधारा 4 अपंजीकृत व्यक्ति से प्राप्त पूर्ति पर विपरीत कर किसी ऐसे पूर्तिकर्ता द्वारा जो अपंजीकृत है, हमने अपंजीकृत की बात की है कि अपंजीकृत व्यक्ति से प्राप्त पूर्ति पर विपरीत कर, जो कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जो पूर्तिकर्ता द्वारा जो अपंजीकृत है, जो पंजीकृत नहीं है, किसी पंजीकृत व्यक्ति को विशिष्ट श्रेणी के माल या सेवाओं की पूर्ति करने पर जिसकी घोषणा सरकार द्वारा परिषद की अनुशंसा पर की जाएगी, जिसमें जीएसटी एवं आईजीएसटी का प्राप्तिकर्ता के रूप में भुगतान किया जाएगा। इस दशा में इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तिकर्ता पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कर के भुगतान के लिए दायी है। धारा 9 की उपधारा 4 में के पूर्व प्रावधानों के स्थान पर जो प्रावधान थे उसके स्थान पर दोबारा नए सिरे से 1 फरवरी 2019 से उक्त प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, अर्थात पुरानी धारा को बदल दिया गया है। इसके बाद 5वां है इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटर्स का कर, टैक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटर। सरकार परिषदों की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा सेवाओं के वर्ग निर्धारित कर सकेगी जिसके अंतर्राज्यीय पूर्ति पर कर यदि सेवाओं की पूर्ति इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से किया जाता है तो उसके द्वारा भुगतान किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर पर इस प्रकार लागू होंगे माने वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवा या दोनों की पूर्ति के संबंध में कर का भुगतान का दायी है। परंतु यदि कर योग्य राज्य क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर की भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है तो कर योग्य राज्य में किसी प्रयोजन के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति कर भुगतान करने का दायी होगा। परंतु यह और कि कर योग्य राज्य क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है और उक्त राज्य क्षेत्र में उसका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, वहाँ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर कर भुगतान के प्रयोजन के लिए कर योग्य राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा अथवा ऐसे व्यक्ति कर का भुगतान करने का दायी होगा। ये धारा 9 की उपधारा 5 में। इसमें कर संशोधन, इस संबंध में प्रावधान किया गया है कि धारा 24 में केवल उन इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटरों को अपना पंजीकरण कराना होगा जो ग्राहक को की गई पूर्ति पर उद्गम स्थान पर कर का संग्रहण करते हैं। और इसके बाद है सम्मिश्रण योजना, ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जिसका आवर्त न्यूनतम करमुक्त सीमा से अधिक है परंतु 1.5 करोड़ विशेष राज्यों के लिए 75 लाख है से अधिक नहीं है के लिए धारा 10 में एक अलग कर योजना यानी सम्मिश्रण योजना लागू की गई है जिसमें एक व्यक्ति अपने कुल आवर्त का 1% और होटल की दशा में 5% कर चुकाकर जीएसटी के जरिए प्रावधानों से मुक्त हो सकता है। कालांतर में ये भी लगा कि छोटे स्तर पर सेवा प्रदान करने वालों के लिए एक अलग योजना होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए धारा 10 उपधारा 2A में 50 लाख रुपए की सेवा प्रदान करने वाले के लिए सरलीकरण योजना भी लागू की गई। इस प्रकार सभी प्रावधान का इस अधिनियम में धारा 10 एवं धारा 10 की उपधारा 2 में वर्णित है और इसका अध्ययन हमने किया। और कर से छूट देने की शक्ति, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 11 एवं आईजीएसटी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सरकार के अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी माल अथवा सेवा की पूर्ति को कर से मुक्त कर सकती है। सीजीएसटी एवं आईजीएसटी के प्रावधानों में परस्पर विरोध न हो जाए इसलिए दोनों अधिनियमों में इस संबंध में वर्णित प्रावधान अक्सर से एक जैसे हैं। यहाँ केवल सीजीएसटी के वर्णित प्रावधान दिए जा रहे हैं, वैसे ही जैसे सीजीएसटी के वैसे जीएसटी के प्रावधान हैं।
पहला जो धारा 11 की उपधारा 1 के अंतर्गत है वो अधिघोषणा द्वारा समान रूप से कर मुक्त। दूसरा है धारा 11 की उपधारा 2 विशेष आदेश से अपवादजनक स्थिति में कर मुक्त। और धारा 11 की उपधारा 3 में अधिघोषणा या विशेष आदेश में 1 वर्ष की अवधि की स्पष्टीकरण जोड़ सकेगी। इस प्रकार हम स्पष्टीकरण के तौर पे कह सकते हैं कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए जहाँ किसी माल एवं सेवा या दोनों के संबंध में उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से उसके किसी भाग से पूर्ण रूप से छूट दी गई है, वहाँ ऐसे माल या सेवाओं का या दोनों को प्रदाय करने वाला पंजीकृत व्यक्ति ऐसे माल सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर प्रभावी दर से अधिक कर का संग्रह नहीं करेगा। और ये धारा 11 की उपधारा 3 के अंदर निहित है। इस प्रकार से हमने वस्तु एवं सेवा कर जो विषय है इसमें हमने कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। इसमें जो प्रावधान थे पूर्ति की विषय वस्तु धारा 7, संयुक्त और मिश्रित पूर्ति पर कर का दायित्व धारा 8, उद्ग्रहण एवं संग्रहण धारा 9, कंपोजिशन लेवी या सम्मिश्रण योजना धारा 10 और कर से छूट देने की शक्ति धारा 11, इनका विस्तार से अध्ययन किया है। धन्यवाद।